शुरू से आवाज नहीं आ रही तो इसलिए फिर से लेता हूं मैं। अपेय, हम चर्चा कर रहे थे अपेय जल के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत चीज शुरू में मैंने बताई थी कि हमारे हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सभी ने एक बात पे हमेशा जोर दिया है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है वो यदि सूर्य की उपस्थिति में या पवन की स्पर्श से हमें प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे खाने योग्य है। यानी दो का उन्होंने प्रमुखता से वर्णन किया है, सूर्य की उपस्थिति और पवन का स्पर्श। ये बहुत जरूरी है किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए, चाहे वो पीने का हो चाहे खाने का हो चाहे कोई भी यूज का हो हमारे। इसके ऊपर हमेशा जोर दिया है तो इसलिए कहा गया है कि श्वेत मिट्टी का जल, कल हमने चर्चा की थी, श्वेत मिट्टी यानी सफेद मिट्टी का जो जल क्या देता है हमारे को, ऐसे देश का पानी जहां पर सफेद मिट्टी पाई जाती हो तो कषाय रस वाला वहां होगा, प्रधानता होगी किसकी, कषाय रस की प्रधानता होगी वहां के पानी में। और वहां की मिट्टी में भी जो कुछ भी पैदा होगा उसमें भी कषाय रस की प्रधानता होगी। और काली मिट्टी की चर्चा की थी तो हमने क्या जाना था, मधुर रस की प्रधानता होगी। तो ये काली मिट्टी और श्वेत मिट्टी यानी सफेद मिट्टी का जो पानी या इसमें जो कुछ भी पैदा होगा उसकी जो प्रधानता के रस हैं, कषाय रस और मधुर रस, ये दोनों ही सूर्य की उपस्थिति में और पवन के स्पर्श, शुद्ध पवन की उपस्थिति में और शुद्ध सूर्य की उपस्थिति में ये हमेशा शुद्ध पानी हो जाएंगे, यानी पवित्र जल माना जाएगा, चाहे वो सफेद मिट्टी का ही पानी हो तब भी। ठीक है, ये दो के बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह का सफेद मिट्टी का पानी भी हम पीने योग्य है, हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो पवित्र जल है, कषाय रस होते हुए भी हमें नुकसान नहीं करेगा, प्रधानता वाली कषाय रस रहेगी। ऐसी ही काली नदी, काली मिट्टी वाले जो है उन दोनों के विषय में इन्होंने सफेद और काले के विषय में कहा। तो ये विषय कल रह गया था, मैंने उसको आज पूरा कर दिया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे अपेय जल, जिसे हमें नहीं पीना चाहिए। तो चैप्टर 5 अष्टांग हृदय में पांचवा जो श्लोक है और छठा श्लोक, सॉरी पांचवा नहीं, छठा और सातवां श्लोक का आशय मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कीचड़ तृण पर्ण से गंदा हुआ जल, वर्षा का जल ऐसा जो है जो गंदा हुआ है वो भारी है, झागदार हो सकता है, और क्या है, शीतलता लिए हो सकता है। ऐसा भी पानी हमारे लिए नुकसानकारी हो सकता है, इसे पानी को पीना नहीं चाहिए, चाहे वो भारी हो तासीर में, गुरु हो मतलब भारी हो, उसके गुण भारी हो तब भी नहीं पीना। और झागदार पानी है, उसमें कोई झाग आते हैं, आप एक गिलास से दो गिलास में डाल के देखिए उसमें झाग आते हैं तो समझ जाइए ये पानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है या किसी ने कुछ मिला के दिया है। तो हम ऐसा परीक्षण कर सकते हैं। आजकल शत्रुओं की देश में कमी नहीं है, देश दुनिया में कमी नहीं है, राइट। तो ऐसा कोई पानी जो है कुछ मिला के दिया है, तो कोई शरबत वरबत बनाया हो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन अक्सर कर देखा गया है कि ऐसा पानी जो झागदार है वो शुद्ध नहीं है, हमारे पीने योग्य नहीं। ठीक, या ठंडा हो इतना कि दांतों को ही जड़ बना दे, दांतों में ठंडा गर्म, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों लगता है तो वो भी हमारे लिए पीने लायक नहीं है।
तो ऋतुओं से बरसा हुआ जल, बिना ऋतुओं के बरसा, ये ऋतु नहीं है बारिश की, लेकिन फिर भी बिना ऋतु के बरस गया। जैसे अभी जयपुर में बारिश आ रही है, अभी मैं मानसरोवर बैठा हूँ जयपुर में, तो यहाँ पर बारिश आ रही है। बारिश आ रही, तो ये वाला जो जल है ये बिना बारिश के है, बिना ऋतु के है, इसलिए ये पीने योग्य नहीं है और खतरनाक है, खराब है, हमारे लिए भी खराब है। तो ये बिना जल के बरसा हुआ जल अच्छा नहीं है। ऋतु में भी पहला जो जल बरसता है, प्रथम वाला, कोई भी ऋतु है, बारिश की ऋतु है, और उसका जो प्रथम जल बरसता है, पहला पहला जो जल बरसता है, वो भी पीने योग्य नहीं है, ऐसा माना है। मूत्र या विष से मिला हुआ है, कोई दूषित जल है, तो ऐसा भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से महर्षि ने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि पश्चिम दिशा की भी हम चर्चा करते हैं। अच्छा, देखिए कीचड़ का तो आपको पता ही है। तृण, तृण का मतलब तिनका, और पर्ण का मतलब पत्ता। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे पश्चिम आदि दिशा में बहने वाले नदियों के गुण। मान लो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, तो उसके गुण क्या हमको देंगे। तो ये 8वां 9वां और 10वां श्लोक में जो महर्षि ने बताया, जो हम उस पर चर्चा करें। सोचिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना गहन चिंतन किया। आज का विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता, इतना बड़ा रिसर्च करके हमको दे के गए ये लोग, लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं की ना, इसलिए आज हम बीमार हैं, हमारी हालत खराब इसीलिए। तो पश्चिम आदि दिशा में बहने वाली नदियों को जल के गुण, नदियों के जल के गुण मतलब, ठीक है। तो जो पश्चिम की ओर जाने वाली, शीघ्रता से बहने वाली, ठीक है, कौन कौन सी, जो तेज बहने वाली हो, जो जिसका बहाव ज्यादा तेज हो। जैसे पाकिस्तान की तरफ नदियां बहती हैं, इनका बहाव तेज है। भारत की तरफ जो बहती हैं नदियां, इनका बहाव थोड़ा कम उनके मुकाबले, है ना। तो वो सब हितकारी है। जो पाकिस्तान की तरफ जो बह रही है ना, पश्चिम की ओर बह रही हैं, तो शीघ्रता से यानी तेजी से बहने वाली नदियां, उनका न- निर्मल माना गया है, यानी वो हमारे लिए पथ्य है, हितकारी है। तो ऐसा जल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो बहुत तेजी से बह रही है, जिसका बहुत बहाव तेज है, ऐसा पानी, तेज बहाव वाला पानी भी हम, ऐसी नदी का जल हम पी सकते हैं। ठीक है, अब पूर्व की तरफ जो बहती हैं नदियां, जैसे बंगाल की तरफ बह रही हैं कुछ नदियां, ये अपत्य है, नहीं पीना चाहिए। ठीक है, पत्थर या पहाड़ों से गिरकर या उछल के गिरने वाला जो जल होता है, वो उछल करके गिर रहा है, तो वो भी हल्का है। ठीक है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि पत्थरों पे उछल कर गिरने वाला जो जल है, क्या है, लघु है, यानी हल्का है। और हिमालय से उत्पन्न होने वाले नदियों को, जल को भी मलयाचल पर्वत जैसा माना गया है। यानी हिमाचल से जो निकलने वाली नदियां हैं, वो भी अच्छी मानी गई हैं, तो वो सब पथ्य हैं। ठीक है, अब अपन
स्थिर जल जो बहता नहीं हो, जिसका मूवमेंट ही नहीं हो, एकदम बह नहीं पा रहा हो, तो ऐसा जल जो है केवल वार्म यानी कृमि देगा, हार्ट की बीमारियां देगा, हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं हम लोग। और क्या देगा? अर्श। अर्श का मतलब तो जो जो रोग, तो स्थिर जल की हमने चर्चा कर ली, अब पूरब की नदी का चर्चा करते हैं, ठीक है। पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी होती है वो अवांती और अप्रान, ये कोंकण गोवा की तरफ जो नदियां बहती है ना, इस टाइप की नदियां, ये सब क्या देंगी आपको? ये सब बीमारियां जो बहने वाली हैं अर्श वाली जैसी बीमारियां देगी। पूर्व की बंगाल की तरफ जो गोर देश जिसको बोला जाता था, बंगाल, बंगाल की तरफ अवंती का मतलब उज्जैन, उज्जैन का क्षेत्र जो है उसकी तरफ जो बहने वाली, तो या कोंकण की तरफ बहने वाली जो नदी है, ये अर्श रोग देगा। क्या देगा? पाइल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। अब चाहे इनको कितना शुद्ध कर लो या कुछ भी कर लो, इनमें कोई ना कोई, हम कहते हैं कि हम शुद्ध कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो देखिए उसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन उसका असर तो बना ही रहेगा, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो महेंद्र पद ये महेंद्र पर्वत से जो उत्पन्न होने वाली नदी है, पेट के रोग देगी और शालीपद रोग देगी, ठीक है। उदर का मतलब एब्डोमिनल और रोग देगी, और एब्डोमिनल पेनल, पेट का दर्द जैसी बीमारियां देगी। और फ्लेरेसिस, शालीपद जिसको बोलते हैं हम, फ्लेरेसिस बोलते हैं ना, तो इसको ये रोग देगी। और विंध्याचल पर्वत से उत्पन्न वाली नदियां हैं वो क्या देगी? कुष्ठ रोग। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो स्किन डिजीज जो है वो देगी। पांडु यानी एनीमिया जिसको बोलते हैं हम लोग, सिर रोग यानी सिर से जुड़ी हुई बीमारियां या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां, ठीक है। परियात्र पर्वत से निकलने वाली नदियां जो थी वो यानी सभी दोषों को नष्ट करने वाली हैं। परियार्त पर्वत वात पित्त कफ तीनों को सम करने वाली हैं, शरीर में बल देगी और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली मानी गई हैं, ठीक है। बाकी सब जो है कोई न कोई बीमारियां हमको दे रही हैं। समुद्र से निकली नदी त्रिदोष उत्पन्न करने वाली होगी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कूप। कूप यानी कुआं। कुएं का जल क्या करेगा? कुएं का जल बहुत अच्छा है माना है। कुएं और तड़ांग, तड़ांग का मतलब तालाब, तो तालाब आदि के
गुण जो हैं वहां के जांगल, अनूप और पर्वत के अनुसार, मतलब जहां जहां जैसा पर्वत होगा और जैसी वहां की देश काल परिस्थिति, इसलिए तो कहा है कि उस देश की जैसी स्थिति होगी वैसा ही वहां के जल का प्रभाव देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, वहां का पानी भारी है, वहां का हल्का है, वहां का ऐसा है, वहां का खराब है, वहां का पाइल्स देने वाला है ना। तो ऐसी कई जो चीजें हैं जो वो एकदम सही हैं, सही बातें हैं, वो गलत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही बातें मानी गई हैं। तो उसके लिए क्या माना है? कुएं और तड़ांग, तड़ांग बने तालाब आदि के जल का जो गुण है वहां के जांगल यानी वहां के जंगल पर निर्भर करेगा, और अनूप यानी वहां पठारी क्षेत्र जो आज आसपास का एरिया है, अनूप देश जिसको बोलते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार जो पर्वत होगा वहां पर, पर्वत के अनुसार वहां का उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब कौन लाइट होगा देखते हैं। तो जंगल देश जो होगा जिसमें जंगल ज्यादा होंगे, उनका पानी लाइट होगा, हल्का होगा। यानी पचने में आसान होगा। और अनूप देश का यानी गुरु यानी भारी होगा। और पर्वतीय जल एकदम लघु है, पचने में हल्का है, आराम से इसको पचा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये देखने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अवॉइडिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि किस व्यक्ति को कौन से पानी नहीं पीने चाहिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं। किस व्यक्ति को कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, कौन सी बीमारी होगी तो कौन सा रोग होगा, और कितनी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो यह अष्टांग हृदय का 5वां अध्याय का 13 और 14 श्लोक है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मीनिंग समझते हैं। जिसकी जठर अग्नि मंद हो उसको पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अब। और जिसको गुल्म की प्रॉब्लम हो उसको भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो जिसकी जठर अग्नि कम हो, गुल्म यानी ट्यूमर हो, उसको पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए जब तक प्यास न लगे। पांडु यानी एनीमिया, जिसको खून की कमी हो या एब्डोमिनल परेशानी हो, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, एनलार्जमेंट हो, ऐसे लोगों को पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। डायरिया हो, अतिसार हो, ठीक है ना, या कोई भी चीज बढ़ी हुई है, शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पाइल्स, शोष का मतलब सूजन वगैरह जो हो जाते हैं। ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियां, आईबीएस जिसको बोलते हैं, वो भी ग्रहणी का ही हिस्सा है। आईबीएस आजकल है ना। शोथ का बुद्धिमान, सोइलिंग, सूजन। तो ऐसे लोग जो हैं ज्यादा पानी नहीं पीने चाहिए, ऐसा बताया गया है। और ऋतु के अनुसार यानी शरद ऋतु और निबात निदाब निदाब ऋतु जो है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है।
इन ऋतुओं को छोड़ करके, इन 2 ऋतुओं में तो आप पानी पी सकते हैं, बाकी सभी ऋतुओं में क्या करना है, जब प्यास लगे तब ही पानी पीना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जिसको एनीमिया हो, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो, डायरिया हो, ओडिमा हो, ऐसे लोगों को, पाइल्स वगैरह हो, ऐसे लोगों को सभी को पानी कम मात्रा में पीना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब सोचिए कि हमारी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो कहती है कि, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कहती है 4 गिलास हर आदमी पानी पी जाए। लेकिन अब आप सोचिए, महर्षि ने तो बिल्कुल साफ साफ अलग के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम बताए हुए हैं। अब लोग कहते हैं, हम यही कह रहे हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, यही हमें बता दो। लिखा है, लेकिन हर चीज का एक वर्णन क्लियर है। तो भोजन के साथ जल सेवन के गुण भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति भोजन के साथ पानी पीता है तो उसको क्या फायदा है, क्या नुकसान, और भोजन के बाद पीता है तो क्या, और बीच में पीता है तो क्या। देखिए, एक तो ग्रासे ग्रासे मध्य, एक ग्रासे ग्रासे मध्य, यानी आपने जो ग्रास को चबा रहे हैं, जो ग्रास ग्रहण किया है, उसके उसके साथ में आप पानी भी थोड़ा सा कुछ मात्रा में मुंह में रख करके उसके साथ ग्रास को चबा रहे हैं, वो एक ग्रासे मध्य। एक गस्सा खा लिया है, फिर आपने थोड़ा सा कुछ पानी ले लिया है, फिर उसको मुंह में लार के साथ मिक्स करके फिर दूसरा गस्सा खाया है। ये, इन सब का असर क्या होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सोचिए कितना गहन चिंतन, कितना रिसर्च किया होगा हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज के ऊपर। पानी पहले पियोगे तो क्या, बाद में पियोगे तो क्या, बीच में पियो तो क्या। तो अब अपन इसी की चर्चा करते हैं। तो भोजन के बीच में यानी मध्य में पानी पी लिया, कैसे कैसे, अब इसको समझते हैं। भोजन के मध्य यानी कोई चीज आपकी प्लेट में रखी है, जैसे एक रस है, और कोई, जैसे आपने चपाती रखी हुई है, आपके 2 दली है, कोई 2 दालें आपने खा रहे हैं, तो एक दाल के बाद दूसरे दाल के बीच में एक घूंट पानी आप मुंह साफ करने के लिए पी सकते हैं, कुल्ला करने के लिए, राइट, वो, ठीक है। और इसके बाद में जैसे पूरी चपाती आपने खा ली है, अब चावल खाने हैं आपको, इन दोनों अन्न के बीच में जो आप पानी ले रहे हैं, ये भी मध्य वाला ही कहलाएगा, ठीक है। तो मध्य वाले में क्या क्या आएगा, पूरी चपाती आपने गेहूं की थी, वो खत्म कर ली, फिर बाजरे की चपाती ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक घूंट पानी आप पी सकते हैं, ऐसा महर्षि बताए। मान लो आपने पूरी गेहूं की चपाती खा ली है, और फिर अब आपको चावल खाने हैं, या पहले आपने चावल खा लिया है फिर गेहूं खाना है, तो इन दोनों के बीच में भी एक घूंट का पानी, 1 से 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं, ऐसा बताया, ठीक। और यदि आप ग्रास ग्रासे मध्य, ठीक है, एक ग्रास के बीच में किसी कारण से आपको पानी पीने की इच्छा जागृत हो गई, या जरूरत पड़ी ही गई कि मजबूरी है, मैं तो मेरे गले में फंस गया है, तो उस समय पानी आपकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए आप पी सकते हैं, लेकिन पीना अलाउ नहीं है। पीना अलाउ कहाँ है, 2 अन्न के बीच में, 2 दालों के बीच में, है ना, 2 अन्न के बीच में। मैंने आपको बता दिया, गेहूं की चपाती आपने खा ली, उसके बाद आप चावल शुरू करने हैं, तो इनके बीच में 1 घूंट पानी पी सकते हैं। ऐसे ही 2 दालें रखी हैं आपके, एक में मूंग की दाल, एक एक चने की दाल, या एक उड़द की दाल, ऐसा कुछ करके बनाया है। कई बार हमको क्या होता है, लड्डू वड्डू आगे होते हैं, तो मीठा पहले खाओ खाने में, तो मीठा खाने के बाद में थोड़ा सा आपने 1 घूंट पानी ले लिया,
और उसके बाद में फिर खाना शुरू किया तो भी ये मध्य कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल समान रहेगा, वो ना तो उसका वजन बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल समान रहेगा, सम रहेगा, यानी उसकी कोई भी परेशानी बढ़ने वाली नहीं है, उसका वजन बढ़ने वाला नहीं है न घटने वाला है। ठीक है, तो यानी वो सम रहेगा, समान रहेगा, हर तरह से ठीक ठाक रहेगा, ऐसा महर्षि ने बताया। अब देखते हैं खाने के बाद में पानी पिए तो क्या, तो स्थूल कहा है। स्थूल का मतलब मोटा होना, तो वजन जिसको बढ़ाना है वो खाना खाने के बाद पानी पिए, तो जिसको समान रहना है वो खाने के बीच में दाल, दो दाली है तो एक घूंट पानी पी लिया बीच में, एक या दो घूंट, या चपाती और मध्य में पीना है तो वो जिसको सम रहना है यानी समान रहना है वो मध्य में थोड़ा सा पानी एक या दो घूंट पी सकता है। ठीक, जिसको खाने के बाद में मोटा होना है उसको खाने के बाद में पीना चाहिए, जिसको पतला होना है उसको खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, ऐसा बताया है। इसलिए जो पंडित लोग जिम में जाते थे आचमन प्राणायाम करते थे, खाने से पहले एक दो घूंट पानी पी लिया करते थे। एक घूंट यानी अग्नि को प्रबल करने के लिए, जैसे हवन कुंड में अपन छींटे मारते ना, क्या करते हैं हवन कुंड में छींटे मारते हैं, छींटे क्यों मारते हैं, जिससे अग्नि और ज्यादा प्रबल हो जाती है। पानी के छींटे मार देते हैं ना कई बार, हवन करते समय पंडित जी मार देते हैं तो उससे प्रबल होती है। तो आचमन क्या है, खाना खाने से पहले जो एक घूंट आचमन करते हैं वो पंडित जी पानी पीते थे एक, वो पूरा वैज्ञानिक कारण उसका ये है कि जैसे ही आप आचमन करते हैं तो वो जो जल लेते हैं ये आपकी भूख को तीव्र करता है, यानी भूख को बढ़ाता है, यानी खाना पचाने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए आचमन प्राणायाम किया जाता था भोजन से पूर्व। तो ये एक व्यवस्था है। लेकिन किसी ने भर के पानी पी लिया है तो वो क्रश यानी पतला हो जाएगा, शरीर उसका दुबला पतला रहेगा। अब किसी को मोटा नहीं होना है, वजन कम करना है, तो थोड़ा एक आध घूंट पानी पी लो, उसमें थोड़ा सा नींबू वींबू डाल के पी सकते हो। ऐसा कुछ भी करके आप खाने से पहले पिएंगे तो आपका वजन कम होगा। सम रहना है, वजन घटाना भी नहीं है बढ़ाना भी नहीं है, तो बीच में और बाद में यानी वजन बढ़ाना है खाने के बाद पानी पीजिए, और मीठा भी खाने के बाद खाइए तो वजन बढ़ेगा। वजन को सम रखना है, खाने के बीच में ले सकते हैं मीठा, या खाने से पहले खाएं मीठा तो वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन वजन बढ़ाना है तो खाने के बाद खा लो। तो जल भी क्या है, मीठा ही तो है, राइट। तो इस तरह की बात हमारे महर्षियों ने बताई। अब ठंडा पानी पिए तो इसके गुण क्या होंगे, तब ये हमको क्या क्या समस्या देगा, तो शीतम मदात्य, तो ये आपको क्या देगा, शीतम, ये ठंडा पानी पिएंगे तो क्या क्या देगा, डिप्रेशन देगा, ग्लानी, ठीक है, मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, छर्दी यानी वॉमिटिंग दे सकता है, शम
यानी थकान दे सकता है, फटीग जिसे दे सकता है आपको। और क्या क्या देगा ठंडा पानी? ये सारे गुण जो यहाँ श्लोक में लिखे हैं ये सब देगा आप। दाह यानी जलन वाली चीज दे सकता है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, भ्रम यानी चक्कर आना, इस तरह की स्थिति दे सकता है। और एक बार समय देख लें। समय हो चला है। मैं ये ठंडे पानी के गुण से नेक्स्ट टाइम लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है। तो अगली बार में हम ठंडे जल के गुण और गर्म और ठंडे पानी के जो गुण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे।